सबसे पहले तो फार्मा इंडिया के अंदर तू भी जानता है हेल्थ केयर का बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके। हम्म। ठीक है। और ग्रो करने वाली है दो तीन चीज़ें जो कि आती है सबसे पहले जो इसके अंदर 6 सेक्टर है। हम्म। मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल, फार्मा, टेलीमेडिसिन और जो हेल्थ केयर लोन्स आ गए। ये हम्म। 6 मेजर सेक्टर होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के। हम्म। तो उसके अंदर जो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रो करने के जो सेक्टर्स है वो है फार्मा और हॉस्पिटल्स। हम्म। रीज़न बीइंग जैसे ही अभी यूके ने अपनी ट्रेड डील साइन की सही है। मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ बहुत बैंड बजी। हम्म। डायग्नोस्टिक्स में भी फ़ायदा मिलता है पर बिकॉज ऑफ अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ और ये सब, तो नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़ायदा मिलेगा पर उससे हमारी जो डायग्नोस्टिक्स की कॉस्ट है वो काफ़ी कट हो हम्म। जाएगी। अच्छा। तो हो सकता है वो ग्रो करे या ना करे, मैं उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूँगा, बट मेरे को तो अभी तक इतना क्लियर नहीं है। मतलब ये जो ट्रेड डील हुई है यूके के बीच में वो हमें फायदा देगी क्या फार्मा में? नहीं, उसने हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम खड़ी की। अच्छा। उसके कारण से कई सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी ने अभी क्या कहते हैं डीग्रोथ देखी। अब अच्छा। आता है फार्मा। फार्मा के अंदर अपनी जो इंडस्ट्री है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 बिलियन की है, जो एक्सपेक्टेड है कि 2000 बिलियन डॉलर्स तक जाएगी बाय 2020 के। ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं है अभी, जो कि हम्म। अप्रॉक्सीमेटली 6.2% CAGR है। हम्म। अब जो फार्मा है, फार्मा दो चीज़ों के अंदर बंटा होता है, एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और दूसरा आ जाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट सामान होते हैं, ये लोग मेजरली जाने जाते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए और इनको मोस्टली ओरली लिया जाता है। ठीक है। और इनकी खास बात होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स दवाइयाँ होगी वो कंप्लीटली सिंथेटिकली बनाई जाती है, कंप्लीटली अच्छा। केमिकल प्रोसेस। हाँ ठीक हाँ। है। और वो अपने अच्छा। मार्केट का अप्रॉक्सीमेटली 65% तक लेके रखती है इंडियन हम्म। मार्केट से। जो लार्ज मॉलिक्यूल कंपनीज है, बायोलॉजिक्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि वो प्रोटीन से रिलेटेड काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये टोटली बायोलॉजिकली बनाया जाता है। तो जो जीन्स होते हैं या फिर जो भी अपन को क्या कहते हैं दूसरे एनिमल्स से जो भी ले लेके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना, वो सब लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। इनको लिया जाता है या तो इंजेक्शन से या इन्फ्यूजन के थ्रू। अब फार्मा कंपनीज का क्या होता है कि इनका मेजर देख दो तीन चैलेंजेस इनको फेस करने होते हैं। एक तो सबसे पहले इंक्रीज कॉस्ट, दूसरी इनकी R&D प्रोसेसेस बहुत लंबी होती है। खासकर प्रॉब्लम इनको आती है कि अप्रॉक्सीमेटली एक ड्रग अप्रूवल में इनको 10 साल लग जाते हैं 10 साल लगते और हैं, हाँ। अप्रॉक्सीमेट हाँ, और एट द सेम टाइम ड्रग अप्रूवल के साथ-साथ उस ड्रग को अप्रूव कराने के अंदर एक ड्रग को अच्छे से बनने में और अप्रूव कराने में अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का खर्चा आ जाता है आज के टाइम हम्म। पे। ये देख, अ न्यू ड्रग टुडे एक्सीड्स US $1 बिलियन पर ड्रग। हम्म। दूसरा इसका R&D प्रोसेस बहुत ही लो सक्सेस रेट है। इसकी सक्सेस रेट थी 0.01% के आसपास कुछ। हम्म। ठीक है। और दूसरा तीसरा प्रॉब्लम आता है इनके अंदर रेगुलेटरी चेंजेस भी, चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, रेगुलेशंस भी अलग अलग फार्मा में आते रहते हैं हर बार। ठीक है। हम्म। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो भी अपन के ड्रग बनाने के अंदर होते हैं उसके थ्रू तो पूरा फार्मा सेक्टर समझ पाए, हम्म। वो समझेगा वो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चार मेजर प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहले आता है तेरा KSM, की स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है तेरा केमिकल सब्सटेंस, ताकि तू कोई भी ड्रग बना सके। उसके बाद आता है इंटरमीडिएरीज। ये पार्शियली प्रोसेस्ड केमिकल कंपाउंड है जो रॉ मटेरियल से API के बीच का स्टेप है। ठीक है। API होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड। API एक तरह का फाइनल ड्रग है, जो क्या होता है कि API एक तरह से फॉर्मूला मान ले।
है। अच्छा। एपीआई के अंदर जब कोई बाइंडिंग एजेंट डालेगा, हम्म। तब उसको तू बाद में जाके बना पाता है टैबलेट से कैप्सूल्स। ओ। तो अगर तेरे पास एक अच्छा एपीआई है, हम्म। जैसे मैं समझाता हूँ, कैसे समझाऊँ, एक सेकंड। ठीक, तो ऐसा समझ ले, एपीआई वो चीज़ है जो तेरे बॉडी में जाके जो इफेक्ट दिखाना होगा दवाई को, हाँ हाँ। उस चीज़ का काम होगा एपीआई का, एक्टिव हम्म। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हम्म। और उसके बाद इसको दवाई बनाने का काम करेगा फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस में क्या है, तू एपीआई के अंदर बाइंडिंग एजेंट्स डालेगा हम्म। और उससे तेरी फाइनल डोसेज बनेगी, जो कि टैबलेट्स या कैप्सूल्स की फॉर्म पे होगी। हम्म। अब बिजनेस मॉडल्स क्या है इंडिया के अंदर, सबसे पहले आता है एपीआई मैन्युफैक्चरर्स। एपीआई मैन्युफैक्चरर्स, इंडिया अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड का 20% एपीआई बनाती थी, जिसके अंदर चाइना 44% है और बाकी दूसरी कंट्रीज। एपीआई कंट्रीब्यूट करती है 35% ऑफ द मार्केट। फार्मा का 35% मार्केट जो भी है वो सारा एपीआई कंट्रीब्यूट करती है। हम्म। अब एपीआई की खास बात ये होती है कि एपीआई का काम है ना, थोड़ा सा कमोडिटीज जैसा ही है। अब कोई अच्छा। भी एक ड्रग है समझ लो, कमोडिटीज में क्या होगा कि जैसे समझते किसी के पास कोई स्टील की कमोडिटी है, तो हम्म। अलग अलग कंपनी स्टील बेचेगी, पर उनका प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। हम्म। तो उनका बैच या फिर उनकी लड़ाई किस चीज़ पे होगी कि कौन ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी रखता है, किसकी सप्लाई अच्छी है, किसकी प्रोडक्ट हम्म। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इन सब चीज़ हम्म। के ऊपर ज़्यादा होगा। और लो कॉस्ट किसकी है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा उस कंपनी का सामान बेचना। तो एपीआईज़ के साथ भी सेम होता है, क्योंकि इनका क्या है कि सारा का सारा जो भी फॉर्मूला होता है वो सब सिमिलर होता है। तो अच्छा। एपीआई कंपनीज को अपनी कॉस्ट लो रखनी होती है, अपनी सप्लाई चेन बहुत अच्छी करनी पड़ती है। दूसरा एपीआईज़ को क्या होता है कि काम करना पड़ता है अपने, एपीआईज़ को काम करना होता है अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के अंदर। हम्म। रीज़न भी, कोई भी एक कंपनी है, समझ ले कि अगर उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा ही नहीं है, उसका छोटा सा पोर्टफोलियो है एपीआईज़ के अंदर, समझ लो वो सिर्फ 5 ही तरह की एपीआई बनाती है, हम्म। ठीक है। तो अब उसका डिपेंडेंसी सिर्फ 5 तरह की एपीआई पे हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी कंपनी आएगी जिसकी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको ज़्यादा अच्छे नई कंपनी पुरानी कंपनी को ज़्यादा लीड कर पाएगी। रीज़न बीइंग उसके पास प्रोडक्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हम्म। और बिना एपीआई के तू फॉर्मुलेशन नहीं बना सकता। मतलब बिना एपीआई बने हुए तू कोई भी मेडिसिन को बना ही नहीं सकता पूरी तरह से। अब देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वो मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ, दिखता है। अरे लक्ष्य, 2 मिनट के लिए पॉज करेगा क्या? मुझे थोड़ा एक फोन कॉल है, 2 ही मिनट। मन अभी दिख रही है क्या? हाँ हाँ, मैंने बोलो। स्क्रीनर खोला है, देख। हाँ, आया आया। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हेलो। ठीक है ठीक है। अमन, तेरा म्यूट है माइक। हेलो हेलो। हेलो लक्ष्य। स्क्रीनर सॉरी वो। दिख रहा है मेरा। हाँ हाँ, दिख रहा है। 1 मिनट के लिए कुछ काम था, फोन था। अब स्टार्ट करता हूँ। तो एपीआईज़ का सबसे बड़ा काम इंडिया के अंदर करती है आरती फार्मा, हम्म। ठीक है। आरती फार्मा के पास एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अप्रॉक्सीमेटली 55 एपीआईज़ का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। सेकंड आता है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के पास, जिसके पास करीब करीब 30-35 की एपीआईज़ है। हम्म। और मेरे को एक कंपनी, मतलब मेरी पसंद में अभी नई आई है, मुझे बहुत पसंद आई है। तो प्राइसिंग और खुद देख,
मार्केट कैप है 8,000 करोड़ का। दूसरा, कंपनी कंपनी का चार्ट भी बहुत शानदार है। डॉक्टर रेड्डी। हाँ, डॉक्टर रेड्डीज भी है। वैसे एक बात बता, इन- 2020 हम्म, कोविड के टाइम बात थी कि लाइक चाइना ने एपीआई अपन को थोड़ा कम दिया था, उससे दिक्कत आई थी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने शायद एपीआई के लिए कोई स्कीम्स निकाली थी, पीएलआई कोई तो भी थी शायद। तो उसके बाद इंडिया का वो इंपोर्ट कितना कम हुआ है? इंडिया कितना सेल्फ सफिशिएंट हुआ है? उसका तो डेटा मैंने पढ़ा नहीं, देखना पड़ेगा। होता तो मैं कल लेके आता हूँ, कल डिस्कस करते हैं उसको। फाइनेंशियल्स तो अच्छे पर पिछले हाँ, 3 साल से। उसके बारे में ऐसा था कि आरती फार्मा देख रहे हैं या डॉक्टर रेड्डीज ने? डॉक्टर रेड्डी। आरती इस फार्मा देख रहे हैं। ओके। ऑल टाइम हाई पे है। हम्म, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है अच्छा। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे, तो बनता भी है प्राइस ऑल टाइम हाई पे। न्यूट्रिशन के इसमें भी काम करती है, सीडीएमओ सीएमओ सैंथिल। हाँ बढ़िया है इनका भी। जेंथाइन ये वही तो है जो तू कह रहा था मुझे अभी? वही वही स्पेशलिटी केमिकल, थोड़ा ओवरलैप है। स्पेशलिटी केमिकल जैसे। हम्म। यार ये तो कंपनी कह रही है, द कंपनी हैज 15 to 20% ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ जेंथाइन। हम्म। तो ये तो काफी ज्यादा हुआ अगर ग्लोबल मार्केट शेयर। वही। दूसरा, मेरे को अभी तक ये कंपनीज बहुत अंडर वैल्यूड लगती है। आई डोंट नो, मेरा अंडर वैल्यूड। परसेप्शन है। मतलब अकॉर्डिंग टू इसका काम, जितना अच्छा इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हम्म। और आगे जाके इसकी ग्रोथ। अभी तूने वो पढ़ा होगा कि यूएस के अंदर पेटेंट्स ऑफ हो रहे हैं। मैंने वो हाँ। कल ग्रुप पे भी दो भेजा था। 2023 तो तक मैच्योरिटी खत्म होने वाले हैं। तो उसके अंदर एक और बात थी कि जब ये पेटेंट्स खत्म होने वाले हैं ना, तो हम्म। इसके मेजर पेटेंट्स जिसका अपन को सबसे ज़्यादा फायदा आएगा वो खत्म होने वाले 2026 के अंदर। जो आते हैं पेटेंट्स उससे रिलेटेड है, डायबिटीज़, ओबेसिटी और कुछ क्या नाम है उसको लेकर, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो भी एपीआईज और दवाइयाँ हैं, उन सब के पेटेंट्स बहुत ज़्यादा खत्म होने वाले हैं 2026 के अंदर। तो कई सारी ऐसी कंपनीज है फार्मा की जो इन प्रोडक्ट्स पे बहुत काम करेगी। एक तो है ये देखो, एक ये कंपनी है बायोकॉन। इसका मेजर काम आता है डायबिटीज और थेरापॉटिक एरियाज के अंदर काम करना। तेरा और जो एक्चुअली बस वो 2026 की। नोट्स नोट्स शेयर हो रहा है स्क्रीन, अलग टैब्स नहीं आ रहा है विजिबल। अच्छा, एक सेकंड। अब हो रही है शो? अब हाँ हाँ अब आया। अब बायोकॉन लिमिटेड का एक बार ये शॉर्ट नोट पढ़ो। इनका मेजर काम है इम्यूनोलॉजी, डायबिटीज और डायबिटीज। थेरापॉटिक एरियाज के। ठीक हम्म। है, जिसका इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है आफ्टर 2026 की स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम डायबिटीज और ओबेसिटी और एक और रिलेटेड ड्रग था, हाँ, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ड्रग्स के कई सारे पेटेंट्स खत्म हो रहे हैं यूएस के अंदर। हम्म। हम्म।
तो ये कंपनी यूएस के अंदर भी एक्सपैंड कर रही है अभी। इसका एपीआई पोर्टफोलियो भी बहुत शानदार है। 50 प्लस प्रोडक्ट्स का एपीओ पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर, एंटी डायबिटीज, हाई प्रोटीन एपीआईज भी काम करती है। हम्म दूसरा ये देखो, इसको फर्क क्यों पड़ने वाला था यूएसए से, इनका ज्योग्राफिकल स्प्लिट सबसे ज्यादा यूएस के अंदर है। सही है। तो आने वाले टाइम पे ये अच्छा एक्सपैंड करेगी यूएस के अंदर, मोस्ट हम्म प्रोबेबली। इसके मैंने फाइनेंशियल्स नहीं देखे। इसके फाइनेंशियल्स ये बस, इनका ओपीएम देखना चाहिए ओपीएम या नहीं? 30% हम्म, लाइक लगता नहीं है, क्योंकि इनका ऐसा कमोडिटी की तरह नहीं है ना। मतलब एक कमोडिटी में तेरा जो एपीआई होता है वही होता है, ना कि तेरा फाइनल प्रोडक्ट। अब मान ले कि डॉक्टर ने तुझे कोई दवाई दी, लेट्स से हम्म, कोई स्पेसिफिक डायबिटीज की दवाई दी। अब तू ये थोड़ी ना देखेगा कि कौन सी कंपनी सस्ता दे रही है। जो तुझे दवाई पसंद है, जो तुझे सजेस्ट की गई है, तू वही लेने वाला है कि नहीं? हम्म, तो उसमें थोड़ी ना प्राइस देखेगा कि इस कंपनी का लेट्स से 20% कम है, ज्यादा है, तो वो थोड़ी ना देखेगा। तो इसमें ओपीएम देख के मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा। पर स्टिल इनके अगर तू नेट प्रॉफिट देखता जाए तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। हम्म बायोकॉन अच्छा है 2026-27 के लिए। इनका बायोकॉन लाइक लाइफ साइंसेस है। यूएसए में कोई फैक्टर है, कोई सीडब्ल्यूआईपी है क्या कोई? हम्म, यूएसए में इनका कोई कंस्ट्रक्शन चालू है, इन्वेस्टमेंट है कोई ऐसा ऑनगोइंग कुछ? shit। इनका CWIP तो अरे काफी अरे अच्छा है। 8,000 करोड़, 4,000। इनका मार्केट कैप क्या बोला तू? मार्केट कैप 40 40,000। हजार करोड़ का। और वो एक चीज होती है ना, मान ले कि तूने सीडब्ल्यूआईपी में या एसेट्स में मान लीजिए ₹1 इन्वेस्ट किया, तो तुझे वो फैक्ट्री जब चालू होगी तो उसके बाद वो ₹1 तुझे 1 साल में कितना नेट प्रॉफिट ला के देगा। वो कुछ ऐसा फैक्टर होता है। वो कुछ आइडिया है तुझे इनका क्या होता है फार्मा में? नहीं, मैं तो सुन ही पहली बार। जो ये केमिकल में ना, इनका 1.5 टाइम्स के आसपास होता है। तो मान ले कि अच्छा तूने अच्छा। फैक्ट्री लगाई एक 10,000 करोड़ की, तो तुझे अगले साल अच्छा उससे शायद रेवेन्यू रेवेन्यू तेरा कुछ 15,000 करोड़ होगा। ऐसे। मुझे भी थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है। फार्मा का भी इतना ही कुछ होता होगा शायद। 2030 तक इसका पांच पता नहीं, हजार देखते करोड़ हैं। तक चले जाएगा। एक था बायो। हम्म किसका इसका? हाँ, 5,000 करोड़ वही दो हजार एक तीस बात तक। था। देखो ना, देखो प्रॉब्लम हर बार इस चीज में बहुत आती है कि अगर कोई कंपनी की अदर इनकम हम्म बहुत ज्यादा है, हम्म तो मैं उसको एक पॉजिटिव साइन दूं या नेगेटिव साइन दूं, और मैं उसको कहाँ से समझूं कि कहाँ से आ रही है। देख 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 देख। अच्छा से इनकम मतलब, मान ली कि तेरे पास कोई मशीन थी, तूने वो बेच दी, या कोई तेरे पास लैंड था, तूने वो लैंड बेच दिया। तो जो तेरा कोर बिजनेस को छोड़ के जो
एक्सेप्शनल चीजें होती है ना, मान लीजिए हम्म, बायोकॉन ने उनका लेट से 300 एकड़ जमीन बेच दिया 300 करोड़ में, तो वो तेरा एक्सेप्शनल आइटम में आएगा। और इसको लाइक जनरली सेम ही होता है। ये तब फर्क पड़ता है जब तेरा अचानक से ज्यादा ही प्रॉफिट आ गया या अचानक से लॉस आ गया, तो लोग इतना डेप्थ में जाते हैं नहीं। तब मान ले कि इसका शेयर प्राइस क्रैश हो जाएगा, तब तू देखना कि अदर इनकम का कुछ इसमें है क्या, नेगेटिव में कुछ ऐसा, या डिप्रिसिएशन में। क्योंकि अगर डिप्रिसिएशन अचानक से ज्यादा हो गया या अदर इनकम में नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि बिजनेस में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर वो जो उनका एसेट्स का डिप्रिसिएशन हुआ या अदर इनकम है, उसमें थोड़ा हो जाता है अकाउंटिंग का चीज। तो उससे तू फिर देख के प्रॉफिट कमा सकता है। अच्छा। हम्म। दूसरा मैं तेको बता रहा था। इंडिया के अंदर जो एक चीज़ है जो दो तरीके से बढ़ सकती है। एक तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरा हम्म। आता है ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। हम्म। जो तू कह रहा था ना कि कोविड के टाइम एपीआईज की बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई थी क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था चाइना की हम्म। एपीआईज के ऊपर। सही सही। निकाली थी मेजरली जिसके ऊपर दो स्कीम्स तो मैंने इधर लग रखी है। पीएलआई स्कीम जिसका approximately amount of 15,000 crore was brought up for domestic manufacturing of many critical हम्म। KSM और ड्रग इंटरमीडिएट्स या एपीआईज। दूसरा कई सारे बल्क ड्रग पार्क्स खोले गए थे इंडिया के अंदर, आंध्रा के अंदर, गुजरात के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर और वैसे वैसे। और अरविंदो फार्मा ने एक पूरा का पूरा प्लांट खोला था पेनिसिलिन जी नाम की एक जिस दूसरा आता है तेरा ग्लोबल चेंज डाइवर्सिफिकेशन। रीजन बीइंग अभी यूएस के अंदर एक एक्ट आ रहा है बायोसाइंस एक्ट, जिसके अंदर क्या होगा कि यूएस की कई सारी जो फार्मा कंपनीज है उसको चाइना प्लस वन फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा और चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बहुत कम करनी पड़ेगी। अच्छा। तो अगर चाइना से अपनी डिपेंडेंसी हटा रहे हैं तो उनके पास एक बहुत मेजर अपर हैंड हम्म। रहेगा इंडिया के पास कि वो हम्म। एक्सपैंड करे। हम्म। अब ये तो था सिप्ला, हाँ। जो ड्रग और डायबिटीज़ के हैं क्या कहते हैं, डायबिटीज़ और पेटेंट। ओबेसिटी के कई पेटेंट्स है वो ख़त्म हो रहे हैं 2026 के अंदर, जिसका मेजर फैक्टर होगा मेजर क्या कहते हैं ग्रोथ देखने मिलेगी डॉक्टर रेड्डीज को, सिप्ला को, सन फार्मा को, क्योंकि वो इन सब के बहुत सारे जेनरिक वेरी वर्जन्स निकालने वाली है, ठीक है। और अभी क्या है कि इंडिया में तेको बताया दो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। एक तो पहला आता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और दूसरा अपन ने बताया था मैंने तेको लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गई जो भी केमिकल बेस्ड तेरी दवाइयाँ हो गई, हम्म। और लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गई जो भी तेरी बायोलॉजिकल बेस्ड दवाइयाँ हो गई। पर अब क्या है कि जो अभी की जनरेशन है वो शिफ्ट कर रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल रही है जिसको नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन या फिर थेरापॉटिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो अभी इंडिया के अंदर आने वाली है, जिसका अच्छा। काम करेगी मेजरली डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन और रिलायंस लाइफ साइंसेस। हम्म। जिसके अंदर सबसे बड़ा काम होगा बायोकॉन का। डॉक्टर रेड्डीज का भी इतना बड़ा काम नहीं, जितना बायोकॉन काम कर रहा है इसके लिए। अच्छा, हो गया फिर। हम्म, आज के लिए तो मैं इतना ही लिख के लाया था।